भारत में आधुनिक शिक्षा पश्चिमी शिक्षा का पर्याय माना जाता रहा है, क्योंकि पश्चिमी शिक्षा का उद्भव और विकास चर्च के संरक्षण में हुआ था। इसलिए बोलोना, पेरिस, ऑक्सफोर्ड व कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालयों की स्थापना चर्च द्वारा तय मानकों पर ही संभव हो सका था। भारत में पश्चिमी शिक्षा का आरंभ पुर्तगालियों ने पोप अलेक्जेंडर 6 के 1493 के इंटरकैट्रा नामक फरमान के क्रियान्वयन के रूप में किया था। उक्त फरमान के अनुसार पोप ने समस्त भूखंड को 2 भागों में विभक्त कर स्पेन व पुर्तगाल को उन्हें अपना उपनिवेश बना उन पर शासन करने के लिए अधिकृत किया था, ताकि वह समस्त विश्व में गैर ईसाइयों को ईसाई बना पीढ़ी दर पीढ़ी उन पर शासन करते रहे। पोप के आदेश के अनुसार वास्को ड गामा को आधिकारिक तौर पर भारत भेजा, जिसके फलस्वरूप उन्होंने 1498 में भारत पहुंचने का समुद्री मार्ग ढूंढ निकाला। नतीजन 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा को अपना उपनिवेश बनाया और तत्कालीन पोप के 1546 के आदेश पर समस्त पाठशालाओं को चर्च के अधीनस्थ मिशनरी स्कूल में तब्दील कर डाला। फिर 1560 के बाद पोप के जबरन धर्म परिवर्तन के आदेशानुसार जब इंक्विजिशन का कानून लागू हुआ तो समस्त गोवा वासियों के लिए ईसाईयत का पाठ अनिवार्य बना दिया गया, जिसे पश्चिमी सभ्यता में मॉरल रिफॉर्म का नाम दिया जाता है। संत जेवियर के भारत आगमन के पश्चात मिशनरियों ने भारत में ईसाईयत के प्रचार प्रसार के लिए स्थानीय भाषाओं को माध्यम बनाया। इस प्रकार उन्होंने ईसाई उपदेशों का स्थानीय भाषाओं में नीतिगत अनुवाद आरंभ किया, जिससे समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रीय भाषाओं का विकास संभव हो सका। किंतु दक्षिणी भाषाओं की जननी दक्षिणात्य प्राकृत लुप्त हो गई। सन 1578 में हेनरिकस ने फ्रांसिस जेवियर की प्रार्थना पुस्तिका का तमिल अनुवाद किया, जो थम्बीराम वनकम के नाम से प्रकाशित हुई। वह पुस्तक न केवल स्थानीय तमिल भाषा की पहली पुस्तक बनी, बल्कि भारत में प्रकाशित किसी भी भारतीय भाषा की भी पहली पुस्तक के रूप में मान्य। वह प्रकाशन न केवल तमिल भाषा के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ, बल्कि अन्य भारतीय भाषाओं के विकास व प्रकाशन प्रक्रिया के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बना। इस प्रकार आरंभिक मिशनरी काल से ही मद्रास पश्चिमी शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना। मिशनरियों ने वहां पुर्तगाली, फ्रेंच, अंग्रेजी और गणित के साथ कोरोमंडलीय भाषा में भी पठन पाठन की शुरुआत। इस प्रकार गोवा और मद्रास में शिक्षा के लिए क्लासरूम, कुर्सी, टेबल, पेंसिल, कागज और किताब कॉपी आदि का प्रचलन चर्च के संरक्षण में मिशनरी काल से ही शुरू हो गया। सन 1715 में मद्रास में भारत की पहली अंग्रेजी स्कूल की भी स्थापना हुई, जिसे एशिया के प्राचीनतम पश्चिमी स्कूल के रूप में जाना जाता है। 1773 के अधिनियम के अंतर्गत जब उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई तो न्याय प्रक्रिया की आवश्यकता के अनुरूप धर्म और संस्कृति के आधार पर विधान बनाने का औचित्य सामने आया। तब अंग्रेजों ने ओरिएंटलिस्टों की नियुक्ति आरंभ। इस प्रकार कलकत्ता मदरसा, एशियाटिक सोसाइटी और बनारस संस्कृत विद्यालय का जन्म हुआ। क्योंकि हिंदुओं के लिए कानून बनाना टेढ़ी खीर थी, इसलिए तत्कालीन गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स ने यह जिम्मेवारी हालहेड नामक एक अंग्रेज को सौंपी। हालहेड को न तो संस्कृत का ज्ञान था, न ही भारतीय संस्कृति का बोध। हाँ, उसे अरबी भाषा और फारसी की थोड़ी बहुत समझ जरूर थी। इसलिए उसने बंगाल के कुछ पुरोहितों को इकट्ठा कर उन्हें धर्मशास्त्रों के आधार पर कानून की पुस्तक तैयार करने का आदेश दिया। उक्त आदेश के अनुरूप उन पुरोहितों ने एक पुस्तक की रचना की, जिसका नाम था विवाद अर्णव सेतु। सच माना जाए तो वह पुस्तक औरंगजेब ने अपने वक्त में तैयार करवाई थी। अंग्रेजों ने जब जेंटू कोड की कमियों और त्रुटियों को समझा, तब उन्होंने विलियम जोन्स को हिंदुओं के लिए एक कानून की पुस्तक तैयार करने का दायित्व सौंपा, ताकि 1793 के कॉर्नवालिस कोड का भरपूर कार्यान्वयन हो सके। उक्त कार्य के लिए जब बनारस के पंडितों ने सहयोग से इनकार कर दिया, तब उसने अपनी प्रशासनिक धौंस से जैसे तैसे इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉज का संकलन करवाया, जो 7वीं शताब्दी में तैयार की गई रोमन सम्राट जस्टिनियन प्रथम के इंस्टीट्यूट ऑफ रोमन लॉज का प्रारूप था, जिसे जोन्स ने मनुतुल्य माना था। इसलिए उसने उस संहिता का नाम लॉज ऑफ मनु रखा। उस संस्करण को पंडितों ने अस्वीकार कर कुलुक अर्थात जिह्वा की गंदगी का नाम दिया, किंतु ओरिएंटलिस्ट ने उसे कुलुक वर्जन के रूप में स्वीकारा और मनुस्मृति की संज्ञा दे डाली। ध्यातव्य है, पारंपरिक तौर पर वह पुस्तक न तो स्मृति और न ही श्रुति मानी जाती है। जोन्स द्वारा संपादित हिंदू कानून अंग्रेज यूटिलिटेरियनिस्ट अर्थात भोगवादी उपयोगितावादियों एवं ओरिएंटलिस्ट के लिए भी रुचिकर था और ईसाईयत के प्रचार प्रसार के अनुकूल भी। इसे अंग्रेजों ने अपने एजेंट से गुरुओं की सहायता से पंडितों को दरकिनार कर सफलतापूर्वक भारत में मान्य बना। ईसाईयत के प्रचार प्रसार में अंग्रेज भी पीछे नहीं थे। विलियम कैरी, चार्ल्स ग्रांट, विल्बरफोर्स और ब्रिटेन के क्लैफलैम क्लब, जिसमें मैकॉले के पिता श्री जैकरी मैकॉले भी एक सदस्य के सफल प्रयास से बरतानिया संसद ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली लागू करवाने का अधिनियम बनाया। अंग्रेज भोगवादियों ने निवेशवाद की जड़ों को मजबूत करने के लिए यूटिलिटेरियनिज्म या भोगवादी उपयोगितावाद के दर्शन का प्रतिपादन किया। जेम्स मिल ने बताया, अंग्रेजों का शासन भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए अनिवार्य और अंग्रेजों के लिए उपयोगी है। और उनके बेटे जॉन स्टुअर्ट मिल ने तो एक कदम और आगे जाकर यह कह डाला, बारबेरियन अर्थात असभ्य दरिंदे, जिसमें समस्त हिंदू भी आते हैं, केवल गुलाम बनाने के ही योग्य है। उनकी स्वाधीनता तो किसी भी सभ्य देश के लिए युक्त नहीं है।
बंगाल प्रेसिडेंसी में पाद्रे मैनुअल द असुमकैम ने रोमन लिपि में बंगाली व्याकरण और बंगाली पुर्तगाली व पुर्तगाली बंगाली शब्दकोश की रचना की, जिसका प्रकाशन 1747 में लिस्बन से हुआ। उक्त रचना की प्रेरणा से हालहेड ने मिथिलाक्षर लिपि को आधार बना विल्किंसन द्वारा विकसित और पंचानंद खरमाकर द्वारा निर्मित बांग्ला फॉन्ट का सर्वप्रथम प्रयोग कर अंग्रेजी भाषा में बंगाल व्याकरण की रचना कर डाली और मागधी प्राकृत से विकसित हुगली और उसके निकटवर्ती क्षेत्र की स्थानीय भाषाओं के विकास व व्यवहार के लिए मान्य बनाया, जिसके विकास की प्रयोगशाला 1800 में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज रहा, क्योंकि वहां प्रशासनिक आवश्यकता हेतु व अंग्रेज अधिकारियों के प्रशिक्षण आदि के लिए उक्त भाषा का संभावित प्रयोग आवश्यक था और जिसके विकास लिए वेल्सली ने वहां अनुवादकों और लिपिकारों की नियुक्ति आरंभ कर दी। इस प्रकार विलियम कैरी जैसे अल्पकालीन कर्मचारी बंगाली अनुवाद के लिए प्रेरित हुए और कालांतर में श्रीरामपुर में प्रेस स्थापित कर बाइबल का बंगला अनुवाद भी प्रकाशित करवाया। उसी कॉलेज में कार्यरत ईश्वर चंद बैनर्जी की प्रकाशनीय आकांक्षा जागृत हुई और उन्होंने मुद्रण हेतु बंगाली टाइपफेस का मानकीकरण कर वर्ण परिचय नामक एक पुस्तक की रचना कर विद्यासागर के नाम से ख्याति पाई। बंगाल, उड़ीसा और दक्षिणी परंपरा से हटकर हिंदुस्तानी भाषाई क्षेत्र में मराठों के बढ़ते प्रभाव और संस्कृत लेखन में देवनागरी की लोकप्रियता देख अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी लेखन के लिए फारसी और उर्दू की नस्तलिक लिपि के स्थान पर देवनागरी लिपि को चुना, जो उनके बढ़ते औपनिवेशीकरण की प्रशासनिक आवश्यकता थी। इस प्रकार फोर्ट विलियम कॉलेज द्वारा हिंदुस्तानी भाषा के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग हिंदी भाषा के विकास का आधार बना। मॉरल रिफॉर्म अर्थात नैतिक सुधार के नाम पर पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली की नींव रखी थी। विदित है बरतानिया संसद ने मिशनरी दबाव के कारण ही 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा के प्रावधान को जोड़ा था। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जब विश्व की आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन आरंभ हुआ तो औपनिवेशिक नीतियों में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक है। भोगवादी उपयोगिता के अनुकूल औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुसार तब बाजारों के विस्तार के लिए न केवल उपनिवेशीय स्पर्धा तीव्र हुई बल्कि भोगवादी मूल्यों का भी व्यापक प्रचार आरंभ हुआ। उक्त प्रक्रिया के अनुरूप भारत में औपचारिक शिक्षा व्यवस्था की नींव डाली गई। 1854 में भारत में वुड्स डिस्पैच लाया गया, जिसके द्वारा विश्वविद्यालयों को परीक्षण व डिग्री देने के लिए अधिक किया गया, किंतु शिक्षण और प्रशिक्षण विश्वविद्यालयों से संबद्ध संस्थानों तक ही सीमित रह गए। इस प्रकार डिग्री अर्थात शैक्षणिक प्रमाण पत्र को सरकारी नियुक्तियों के लिए अनिवार्य बना दिया गया। 1882 में गठित हंटर कमीशन 1883 में सौंपे गए अपनी रिपोर्ट में सरकार को पिछड़े व जनजातीय क्षेत्रों को छोड़ शैक्षणिक दायित्व से हाथ खींचने की सिफारिश की। रिपोर्ट में सरकारी संस्थानों में अधिक किंतु निजी संस्थानों में कम शुल्क लेने की सलाह दी गई। थॉमस रैले की अध्यक्षता में गठित कमीशन की सिफारिश से 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम का निर्माण हुआ। उक्त अधिनियम द्वारा सरकार को विश्वविद्यालयों व उनसे जुड़े संस्थानों पर अधिक नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया। गोखले के प्रारूप की स्वीकृति के साथ 1913 का सरकारी प्रस्ताव स्कूलों के विस्तार व सुधार के साथ साथ स्वदेशी शिक्षण संस्थानों के अनुदान का प्रावधान भी लाया। 1917 के सैडलर कमीशन की सिफारिश पर उच्च शिक्षा में सुधार के लिए एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल व यूनिवर्सिटी कोर्ट का प्रावधान लाया गया। साथ ही विस्तार के लिए और अधिक विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रावधान भी लाया गया। इसके अतिरिक्त स्नातकीय शिक्षा की अवधि को और लंबा बनाने की सिफारिश भी की गई, जिसके कारण बिहार व बंगाल जैसे कुछ राज्यों में स्नातकीय डिग्री अन्य राज्यों की तुलना में 1 वर्ष अधिक हुई। 1929 में आर्डर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा के विस्तार पर रोक लगाने की सिफारिश और बेरोजगारी के निदान के लिए तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा पर जोर डाला। 1919 के मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम पर शिक्षा का दायित्व प्रांतीय सरकारों को सौंप दिया गया, जिससे केंद्र सरकार शैक्षणिक अनुदान व दिशा निर्देश के दायित्व से मुक्त हो गई। 1936 के एबटवुड रिपोर्ट के द्वारा पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना की बात कही गई, जो 1930 के दशक की आर्थिक मंदी के कारण फाइलों में ही दबकर रह गई। 1944 के सार्जेंट योजना के अनुसार भारत में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा की परिकल्पना सामने आई और आने वाले 40 वर्षों में भारत के शैक्षणिक स्तर को इंग्लैंड तुल्य बनाने की कल्पना भी। उक्त योजना के अंतर्गत भारत में भी इंग्लैंड जैसा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्माण की संकल्पना भी की गई। औपनिवेशिक शिक्षा नीति की आधारशिला पर शिक्षा के 4 मॉडल उभर कर सामने आए। पहला कार्डवेल या मैड्रास मॉडल, इसके अनुसार तमिल और अंग्रेजी भाषा शिक्षा के लिए उपयोगी बनाई गई। दूसरा टोमेसन मॉडल, जिसके अनुसार हिंदी और तकनीकी ज्ञान को प्रश्रय दिया। तीसरा बॉम्बे या एल्फिंस्टोनियन मॉडल, जिसके अनुसार मराठी के साथ साथ पारंपरिक शिक्षा व अंग्रेजी का प्रसार। चौथा बंगाल मॉडल, जहाँ बंगाली व अंग्रेजी को महत्वपूर्ण माना गया। परिणामतः भारत में सार्वभौमिक शिक्षा या यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एक स्वप्न बनकर डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के आधार पर शिक्षा उच्च वर्ग या जाति की जागीर बनी। 50% से अधिक विद्यार्थियों की प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषाओं में नहीं हो सकी, जिससे उनकी ऐतिहासिकता की जड़ें कुंठित हुई। कौटिल्य जैसे शास्त्रज्ञ सम्मत आन्वीक्षिकी अर्थात साइंटिफिक थिंकिंग उपेक्षित हुई। पाली प्राकृत जैसी समृद्ध शास्त्रीय भाषाओं के साथ साथ अवधी और ब्रज जैसी विकसित भाषाएं हाशिए पे चली गईं। पारंपरिक शिक्षा व सांस्कृतिक जड़ें नष्ट प्राय हुई। आधुनिकीकरण के नाम पर पश्चिमी भोगवाद लोकप्रिय हुआ। शिक्षा तभी से विकास का माध्यम न बन रोजगार का साधन बन गया।